हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, वो भी वन लाइनर के, यानी कि एक पंक्ति में क्वेश्चन आंसर। फटाफट 100 क्वेश्चन करेंगे, क्विक फास्ट रिवीजन करेंगे। और आज किस टॉपिक पे करेंगे? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। नवीन लोक प्रशासन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुनबुक सम्मेलन 1, 2, 3 इसमें ही आता है। नवीन लोक प्रशासन में जो नवीन लोक प्रबंधन है, यानी कि NPM, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तुलनात्मक लोक प्रशासन CPA और फ्रेडरिक्स का साला मॉडल। नवीन लोक प्रशासन यानी NPA, नवीन लोक प्रबंधन NPM और तुलनात्मक लोक प्रशासन साला मॉडल आधुनिक लोक प्रशासन के प्रमुख स्तंभ हैं। पारंपरिक प्रशासन केवल कार्यकुशलता और नियमों पर केंद्रित है, जबकि आधुनिकता सिद्धांत समाज के विभिन्न जरूरतों, मूल्यों, बाजार की कार्य प्रणाली और प्रशासनिक परिस्थिति पर गहरा ध्यान देते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, नवीन लोक प्रशासन यानी NPA के उद्गम का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ड्वाइट वाल्डो को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पहला मुनब्रुक सम्मेलन कब और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो पहला जब किया गया था वो कब किया गया था? 1968 में ड्वाइट वाल्डो के द्वारा किया गया था। टूवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मुनब्रुक पर्सपेक्टिव पुस्तक 1971 का संपादक कौन था? फ्रैंक मैरनी। ये क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए क्वेश्चन आंसर है, जिसमें इनकी पुस्तक का सन भी दिया रहता है, तो इसे जरूर याद करें। किस दशक को लोक प्रशासन में अशांति का युग कहा गया है? 1960 का दशक जो है उसे अशांति का युग कहा गया है। किसमें? लोक प्रशासन में। नवीन लोक प्रशासन के 4 मूल स्तंभ यानी 4 E's क्या है? तो क्या है इसका आंसर है प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता और परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 6, किस सम्मेलन ने NPA को पारंपरिक प्रशासन से अलग पहचान दिलाई? किस सम्मेलन ने NPA को पारंपरिक प्रशासन से अलग पहचान दिलाई? कौन सा सम्मेलन था? फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1968 में जो हुआ था, इस सम्मेलन ने किसको अलग पहचान दिलाई थी? NPA को, यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। NPA में दक्षता इफिशियंसी के स्थान पर किस मुख्य मूल्य पर बल दिया गया है? तो किस पे बल दिया गया है? इसका आंसर है सामाजिक समता यानी सोशल इक्वलिटी पे ध्यान दिया गया है, इक्विटी पे। क्वेश्चन नंबर 8, दूसरा मुनब्रुक सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1988 में। पहला कब किया गया था? 1968 एंड दूसरा 1988 में। मुनब्रुक सेकंड का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? सार्वजनिक प्रबंधन और उत्तरदायी संगठनों का निर्माण करना। ये क्या था? इसका मुख्य केंद्र बिंदु था, जो कि पेपर में पूछा जाता है। ये आपका क्रमबद्ध यानी चाणक्य इसमें पूछा जाता है ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 10, तीसरा मुनब्रुक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 2008 में हुआ था। कब हुआ था? 2008 में। क्वेश्चन नंबर 11, मुनब्रुक थर्ड में किन समकालीन चुनौतियों पर चर्चा की गई थी? तो किस पे की गई थी? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्रौद्योगिकी और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा की गई थी। NPA ने प्रशासन में किस 3 बातों का विरोध किया है? क्वेश्चन नंबर 12, NPA ने प्रशासन में किन 3 बातों का विरोध किया है? तो आंसर है इसका मूल्य मुक्त दृष्टिकोण, तकनीकी जटिलता और पदानुक्रम हायरार्की पे विरोध किया है। क्वेश्चन नंबर 13, ड्वाइट वाल्डो द्वारा NPA के प्रमुख लक्षण क्या बताए हैं? तो क्या बताया ड्वाइट वाल्डो ने? विकेंद्रीकरण, भागीदारी और प्रतिनिधि नौकरशाही। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी रिपोर्ट NPA के उदय के कारणों में से एक थी? कौन सी थी? हनी रिपोर्ट, जो 1967 में आई थी।
ये जो एनपीए है इसके कारणों उदय का कारण बना था। क्वेश्चन नंबर 15, एनपीए की विशेषता में 4DS, ये पूछा गया क्वेश्चन है, 4DS क्या दर्शाते हैं? तो पहला जो डी है वो विकेंद्रीकरण कर बताता है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। सेकंड जो है अविनियमीकरण, यानी कि अनौकरशाही, डीब्यूरोक्रेटिकाइजेशन। थर्ड है प्रत्यायोजन, यानी डेलीगेशन। एंड फोर्थ है लोकतांत्रिकरण, यानी कि डेमोस्ट्राइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16, पारंपरिक प्रशासन की तुलना में एनपीए की प्रकृति कैसी है? कैसी है? इसका आंसर है आदर्शवादी और परिवर्तनकारी। क्वेश्चन नंबर 17, क्या एनपीए राजनीति और प्रशासन के द्वैध का समर्थन करता है? तो इसका आंसर है नहीं, ये दोनों को आपस में जुड़ा हुआ मानता है। अगर इनमें से आपने क्वेश्चन याद किए तो पेपर में आने के बहुत ही चांस हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एनपीए का संबंध मुख्य रूप से किन मुद्दों से था? तो इसका आंसर है गरीबी, मानवाधिकार, नस्लीय और लैंगिक असमानता, सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 19, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ ट्यूबुलेंस 1971 के पुस्तक के लेखक कौन थे? डवाइट वाल्डो थे। कौन थे? डवाइट वाल्डो। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कितनी बार। क्वेश्चन नंबर 20, मुनोबुर्ग स्वतंत्रता का प्रतीक और क्षेत्र की ईमानदार परीक्षा। मुनोबुर्ग स्वतंत्रता का प्रतीक और क्षेत्र की ईमानदार परीक्षा है, यह कथन किसका है? आंसर है इसका रोजमेरी ओलेरी ने कहा है। अब क्वेश्चन नंबर 21 से 35 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, एनपीए में लोक प्रशासन की भूमिका को किस रूप में देखा गया है? सो इसका आंसर है सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में देखा गया है। किसे? एनपीए को। क्वेश्चन नंबर 22, पारंपरिक लोक प्रशासन किस विचारधारा पर आधारित है? सो इसका आंसर है सकारात्मक, पॉजिटिविज्म और वैज्ञानिक प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 23, एनपीए के अनुसार प्रशासनिक औचित्य का आधार क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक न्याय, यानी सोशल इक्विटी को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रैंक मैरनी द्वारा संपादित पुस्तक का नाम क्या है? सो इसका आंसर है टूवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किसने लिखी है ये पुस्तक? फ्रैंक मैरनी ने। क्वेश्चन नंबर 25, मुनोबुर्ग सम्मेलन 1968 में किन विद्वानों ने भाग लिया था? किसने लिया था? सो इसका करेक्ट आंसर है युवा और नवोदित विद्वानों ने, यंग स्कॉलर्स ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 26, एनपीए के तहत प्रशासन का लक्ष्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्थिक सामाजिक पीड़ा को कम करना और जीवन के अवसर बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 27, एनपीए का वैचारिक झुकाव कैसा था? सो इसका करेक्ट आंसर है यह एक सक्रिय और जन केंद्रित शासन का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 28, मुनोबुर्ग सेकंड ने किन मूल्यों को अधिक महत्व दिया? सो इसका करेक्ट आंसर है नागरिक चरित्र को बढ़ावा और उत्तरदायी संगठनों की रूपरेखा को तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 29, एनपीए को और क्या कहा गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है नई रोमांटिक विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 30, मुनोबुर्ग थर्ड की मेजबानी किसने की थी? सो इसका करेक्ट आंसर है रोजमेरी लोएरी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रासंगिकता का एनपीए में क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर है प्रशासन को समसामयिक सामाजिक समस्याओं से सीधे जुड़ना चाहिए, ये इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 32, एनपीए में बदलाव चेंज का क्या अर्थ है? इसका आंसर है स्थिरता के बजाय बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार प्रशासन में अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 33, फ्रेडरिक्सन ने मुनोबुर्ग फर्स्ट से कितने मुख्य विषय निकाले? कितने निकाले इन्होंने? इसका करेक्ट आंसर है 9 विषय निकाले। क्वेश्चन नंबर 34, एनपीए में उपभोक्ता यानी
कंज्यूमर की तुलना में किसे केंद्र में रखा गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है नागरिक यानी सिटीजन को। क्वेश्चन नंबर 35, क्या एनपीए राजनीतिक रूप से तटस्थ था? इसका करेक्ट आंसर है नहीं, यह मूल्य संबंध और जन कल्याणकारी था। भाग 2 नवीन लोक प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 36, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी एनपीए का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? क्रिस्टोफर हुड को। किसको माना जाता है? क्रिस्टोफर हुड को। किसका जनक माना जाता है? एनपीए का। क्वेश्चन नंबर 37, एनपीए किस दशक में विश्व स्तर पर लोकप्रिय हुआ? कब हुआ था ये? सो इसका आंसर है 1980 में, 1980 के दशक में ये लोकप्रिय हुआ था। एनपीएम, क्वेश्चन नंबर 38, एनपीएम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है प्रबंधकीय मार्केट आधारित लोक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, एनपीएम का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? इसका आंसर है आर्थिक तर्कवाद। क्वेश्चन नंबर 40, रिवेंटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है डेविड ऑसबर्न और टेड ग्लेबर। क्वेश्चन नंबर 41, रिवेंटिंग गवर्नमेंट कब प्रकाशित हुई? इसका आंसर है 1992 में, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 42, एनपीएम किस क्षेत्र के सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित है? इसका आंसर है निजी क्षेत्र से, प्राइवेट सेक्टर से। क्वेश्चन नंबर 43, एनपीएम में स्टीयरिंग नॉट रोइंग का क्या अर्थ है? इसका आंसर है सरकार को केवल नीति निर्माण यानी संचालन करना चाहिए, न कि सीधे सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, एनपीएम नागरिकों को किस रूप में देखता है? इसका आंसर है ग्राहक या उपभोक्ता के रूप में देखता है। क्वेश्चन नंबर 45, क्रिस्टोफर हुड ने एनपीएम के कितने सिद्धांत उपदेश दिए हैं? तो कितने दिए उन्होंने? 7 सिद्धांत दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्रिस्टोफर हुड ने 7 सिद्धांतों यानी 7 सिद्धांतों में से एक कौन सा है? इसका आंसर है हाथों हाथ पेशेवर प्रबंधन, हैंड ऑन प्रोफेशनल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 47, एनपीएम में परिणामों और कार्य निष्पादन पर बल देने को क्या कहते हैं? इसका आंसर है परिणामोन्मुखी या आउटपुट नियंत्रण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, एनपीएम के तहत प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सो इसका आंसर है ठेकेदारी और बाजार तंत्र भारत में आर्थिक उदारीकरण के बाद। क्वेश्चन नंबर 49, एनपीएम की शुरुआत किस दशक में हुई? इसका करेक्ट आंसर है 1990 के दशक में हुआ। क्वेश्चन नंबर 50, एनपीएम में विखंडन का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है बड़े सरकारी विभागों की छोटी प्रबंधकीय एजेंसी में बांटना। क्वेश्चन नंबर 51, एनपीएम में वित्तीय अनुशासन लाने के लिए किन साधनों का उपयोग होता है? तो इसका आंसर है मितव्ययिता और लागत कटौती। क्वेश्चन नंबर 52, एनपीएम दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासनिक निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो इसका आंसर है प्रबंधकों के निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो प्रबंधक होते हैं उनको लेने की, जो मैनेजर होते हैं उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, एनपीएम में क्वाजी मार्केट क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है सार्वजनिक सेवाओं में निजी क्षेत्र जैसी प्रतिस्पर्धा का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 54, द पब्लिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1991 के लेखक कौन है? इसका आंसर है ओ.ई. ह्यूज। कौन है? ओ.ई. ह्यूज। क्वेश्चन नंबर 55, क्या एनपीएम पारंपरिक नौकरशाही का समर्थन करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है नहीं, यह पारंपरिक नौकरशाही की कठोरता और लाल फीताशाही का विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 56, पब्लिक चॉइस सिद्धांत
के प्रणेता कौन है जो एनपीएम के आधार में शामिल है? कौन है? जेम्स बुकानन। कौन है? जेम्स बुकानन। क्वेश्चन नंबर 57, एनपीएम में ई गवर्नेंस की क्या भूमिका है? इसका आंसर है पारदर्शिता बढ़ाना, दक्षता लाना और सेवाओं की त्वरित डिलीवरी करना। क्वेश्चन नंबर 58, एनपीएम का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, एनपीएम में आउटसोर्सिंग का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है सरकारी कार्यों को निजी एजेंसियों को सौंपना। इसका मतलब है आउटसोर्सिंग। क्वेश्चन नंबर 60, एनपीएम का एक अन्य लोकप्रिय नाम क्या है? नव टेलरवाद। क्या नाम है एनपीएम का? नव टेलरवाद। क्वेश्चन नंबर 61, एनपीएम में जवाबदेही किस पर आधारित होती है? इसका आंसर है प्रक्रिया के बजाय परिणाम पर, यानी प्रोसेस के बजाय आउटकम पे आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 62, एनपीएम में मूल्य के लिए धन यानी वैल्यू फॉर मनी क्या है? इसका आंसर है कम से कम लागत में उत्कृष्ट सेवाएं करना, यानी कम से कम लागत में अच्छी सेवाएं प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 63, न्यू पब्लिक सर्विस एनपीएस विचारधारा का निर्माण एनपीएम की आलोचना में किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट डेनहॉर्ट और जेनेट डेनहॉर्ट ने किया। क्वेश्चन नंबर 60, एनपीएम में किस प्रकार की प्रबंधन शैली को अपनाया गया? इसका करेक्ट आंसर है हेड्स ऑन प्रबंधन को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 65, एनपीएम का मुख्य नारा क्या है? तो इसका आंसर है सरकार चलाओ नहीं, केवल सुविधा प्रदान करो, प्रबंधकीय स्वतंत्रता, ये इसका नारा है। क्वेश्चन नंबर 66, तुलनात्मक लोक प्रशासन। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? रिक्स के बारे में और सीपीए के बारे में, जो उनके मॉडल है साला मॉडल, उनके बारे में रिक्स के। तुलनात्मक लोक प्रशासन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी सीपीए का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है फैट डब्ल्यू रिक्स। किसे माना जाता है? रिक्स को। क्वेश्चन नंबर 67, फ्रेडरिक्स ने पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण यानी इकोलॉजिकल अप्रोच किस पुस्तक में दिया? ये कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1962 में। सन याद जरूर कर लेना, 1962। क्वेश्चन नंबर 68, पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण इकोलॉजिकल अप्रोच का अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? इसका आंसर है प्रशासन और उसके बाहरी पर्यावरण यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के बीच परस्पर प्रभाव का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 69, रिक्स के अनुसार प्रशासनिक मॉडल में समाजों के 3 प्रमुख प्रकार हैं। कौन से प्रकार है? फ्यूज, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, रिक्स द्वारा पूर्व में दिए गए मॉडल का नाम क्या था? क्या नाम था? एग्रेरिया, ट्रांजिक्टा, एंडीरिया मॉडल। ये किसने दिया था? रिक्स ने दिया था। ये पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71, एग्रेरिया समाज किस प्रकार का समाज है? इसका आंसर है कृषि प्रधान और अविकसित। जो एग्रेरिया है वो किस प्रकार का है? कृषि प्रधान है और अविकसित है। क्वेश्चन नंबर 72, डिफ्रैक्ट समाज का क्या अर्थ है? इसका आंसर है औद्योगिक, अत्यधिक विकसित और आधुनिक समाज। इसका उदाहरण है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 73, प्रिज्मेटिक समाज क्या है? अविकसित फ्यूज और विकसित डिफ्रैक्टेड के बीच का संक्रमण यानी ट्रांजिशनल समाज। क्वेश्चन नंबर 74, प्रिज्मेटिक समाज के प्रशासन उप प्रणाली एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम को रिक्स ने क्या नाम दिया है? तो क्या नाम दिया है? साला मॉडल। क्या नाम दिया है? साला मॉडल। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। प्रिज्मेटिक
क्वेश्चन नंबर 75, प्रिज्मेटिक समाज का बाजार कैसा होता है? सो इसका आंसर है बाजार कैंटीन मॉडल। क्वेश्चन नंबर 76, साला किस भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग रिक्स ने कार्यालय के लिए किया है? सो इसका आंसर है स्पेनिश और संस्कृत। प्राचीन पूर्वी एशियाई देशों में साला एक कमरे कार्यालय के रूप में होता था। क्वेश्चन नंबर 77, साला मॉडल की 3 मुख्य विशेषताएं हैं, कौन सी हैं? आंसर है भिन्न रूपता, औपचारिकता और अतिव्यापन। क्वेश्चन नंबर 78, साला मॉडल में औपचारिकता यानी फॉर्मलिज्म का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर आंसर है इसका नियमों और कानूनों का केवल कागजों पर होना, वास्तविक व्यवहार में उनका पालन न होना, ये क्या है? औपचारिकता। ये सिर्फ कानून और दस्तावेजों तक ही सीमित है, व्यवहार में पालन नहीं किया जा रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 79, साला मॉडल का अतिव्यापन ओवरलैपिंग का क्या अर्थ है? सो इसका आंसर है और आधुनिक और पारंपरिक संरचनाओं का आपस में घुल मिल जाना, जैसे कि आधुनिक संसद में जाति धर्म का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 80, साला मॉडल में भिन्न रूपता का क्या अर्थ है? आंसर है समाज में बहुत विभिन्न प्रकार के विचारों, प्रणालियों और असमानताओं का एक साथ मौजूद होना। क्वेश्चन नंबर 80, प्रिज्मेटिक मॉडल के आर्थिक तंत्र को रिक्स ने क्या कहा है? क्या कहा है? सो इसका आंसर है कीमत अनिश्चितता, मोल भाव और सामाजिक हैसियत पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 82, साला प्रशासनिक प्रणाली में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का मुख्य कारण क्या है? सो इसका आंसर है बहुरूपता और अतिव्यापन। क्वेश्चन नंबर 83, फेडरिक्स का साला मॉडल किस प्रकार के देशों में प्रशासन को दर्शाता है? फेडरिक्स का साला मॉडल किस प्रकार के देशों के प्रशासन को दर्शाता है? किस प्रकार के देशों को प्रशासन को दर्शाता है? तो इसका आंसर है विकासशील, डेवलपिंग देशों के प्रशासन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 84, फेडरिक्स की अवधारणा ब्यूरो किस समाज से संबंधित है? सो इसका आंसर है डिफेक्टेड समाज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85, फेडरिक्स की अवधारणा चैम्बर किस समाज से संबंधित है? सो इसका आंसर है फ्यूज समाज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86, तुलनात्मक लोक प्रशासन सीपीए का उदय किस संस्था द्वारा प्रायोजित समिति से हुआ? सो इसका आंसर है अमेरिकी लोक प्रशासन समिति यानी ASPA और रिक्स द्वारा गठित कैग यानी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 87, रिक्स द्वारा दी गई साला व्यवस्था की प्रकृति कैसी है? सो इसका आंसर है यह तर्क संगत और पारंपरिक का मिश्रण है। ये किसका है? तर्क संगत और पारंपरिक का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 88, विकास प्रशासन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो इसका आंसर है विकासशील देशों में राज्य निर्देशित सामाजिक आर्थिक विकास से है। क्वेश्चन नंबर 89, प्रिज्म के माध्यम से रिक्स क्या समझाना चाहते हैं? तो इसका आंसर है जिस प्रकार श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरकर कई रंगों में बट जाता है, वैसे ही समाजों का संक्रमण है। क्वेश्चन नंबर 90, फेडरिक्स के साला मॉडल में नौकरशाह कैसे बर्ताव करते हैं? आंसर है वे आधुनिक नियमों और पारंपरिक यानी पारिवारिक जातीय दायित्वों के बीच उलझे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, किस मॉडल में शासन एक ही स्थान पर सभी प्रकार के कार्य करता है? सो इसका आंसर है फ्यूज मॉडल में कार्य का पृथकीकरण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 92, तुलनात्मक लोक प्रशासन सीपीए का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? सो इसका आंसर है लोक प्रशासन के सिद्धांतों को विभिन्न संस्कृतियों और राजनीतिक प्रणालियों में जांचना और सार्वभौमिक सिद्धांत बनाना। क्वेश्चन नंबर 93, कैंटीन क्या है?
सो इसका करेक्ट आंसर है साला मॉडल के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था में बाजारों और कैंटीनों का अस्पष्ट और अनिश्चितता होना। क्वेश्चन नंबर 94, एनपीए की 3 प्रमुख लक्षण क्या है? सो इसका आंसर है प्रासंगिकता, मूल्य और परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 95, किस सम्मेलन का नवीन लोक प्रशासन का जन्मदाता कहते हैं? किस सम्मेलन को नवीन लोक प्रशासन का जन्मदाता कहते हैं? सो इसका आंसर है प्रथम मुन्नबुक सम्मेलन जो 1968 में हुआ था, उसको कहा जाता है एनपीए का जन्मदाता। क्वेश्चन नंबर 96, एनपीएम के अंतर्गत मूल्य के धन के लिए वैल्यू फॉर मनी किस सिद्धांत पर आधारित है? सो इसका आंसर है 3E, यानी 3E, इकोनॉमी, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस। ये 3E है जो पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 97, एनपीएम में उपभोक्ता की संतुष्टि को मापने के लिए सबसे लोकप्रिय माध्यम क्या है? सो इसका आंसर है नागरिक चार्टर। क्वेश्चन नंबर 98, पारंपरिक प्रशासन और एनपीएम में सबसे बड़ा अंतर क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है पारंपरिक प्रशासन प्रक्रिया यानी प्रोसेस पर, जबकि एनपीएम परिणाम यानी आउटपुट, आउटकम पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 99, फेडरिक्स का साला किन 2 प्रणालियों के बीच फंसा होता है? तो इसका आंसर है आधुनिक कानूनी तर्क और पारंपरिक सामाजिक दबाव, नेपोटिज्म पर। क्वेश्चन नंबर 100, आधुनिक प्रतिमान मॉडर्न कॉन्सेप्ट में प्रशासन का अंतिम लक्ष्य क्या है? सो इसका आंसर है लोक उन्मुखीकरण, जन कल्याण और बाजार की कार्यकुशलता का मिश्रण। सो ये थे आपके सुपरफास्ट 100 क्वेश्चन। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।